Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tanga show. आज हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश चंद्र जोशी जो कि 89 इयर्स के हैं और लिटरेचर में बहुत ही बाखूबी इन्होंने काम किया है। इन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, हज़ारों किताबों को पढ़ा है और आज मैं इनके घर पे हूँ इनके इंटरव्यू के लिए और मुझे लगता है कि आज हमारी वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू होने वाली है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ जगदीश चंद्र जी का इस शो में। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। सर, आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम सर की जो एक बात मुझे बहुत ही दिल को छू गई है, जो कि हम नॉर्मली तो पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि बचपन कैसा था, पर उससे भी पहले जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जो हमारी आत्मा है वही हमारी सोच है। यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, ऐसी सोच आपकी कैसे बनी, ये आपने कहाँ से क्रक्स निकाला है कि जो हमारी सोच है वही हमारी सोल है? ये मेरी सोच कोई पैदाइशी तो है नहीं। जाहिर है कि जिंदगी में जो भी तजर्बात लिए हैं, जो भी पढ़ा है, जो भी अपने गुरुजनों से सीखा है, उसका नतीजा है कि मैं सोच पाया हूँ कि सोच ही आत्मा है। और वो सही बात भी है कि जब आप अक्सर बात ये करते हैं कि एक शरीर आत्मा छोड़ती है फिर वो दूसरा शरीर ढूंढती है, तो आत्मा को हर शरीर की तलाश होती है, उसका अपना घर तो है नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में वो आत्मा जो है सोच ही है और वो मरने के बाद नहीं, वो जीते जी आती है। और इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ मनदीप कौर से, तो मनदीप कौर का ख्याल मेरे दिमाग में जा रहा है और जेसी जी का ख्याल जो है वो मनदीप कौर के दिमाग में जा रहा है। हम इस वक्त सोच का आदान प्रदान कर रहे हैं और वो मेरी सोच वो ले रहे हैं और उनकी सोच मैं ले रहा हूँ। मैं अभी सर का मैंने घर देखा, अलग अलग कमरे, इनकी बालकोनीज, हर चीज जो हर जगह पे किताबें ही किताबें हैं। ये एक ऐसा घर है जालंधर में कि जिसमें हजारों ही किताबें पड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि सोना, बैठना, उठना, चलना फिरना सब किताबें ही हो रहा है इस घर में। और सर की सोच से, सर की पर्सनालिटी से बिल्कुल रेजोनेट करता है इनका माहौल। 89 इयर्स की एज में हजारों किताबों के बीच में आप रह रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सालों से मेरी क्यूरियोसिटी बन रही है अंदर की जो आपका बचपन होगा वो कैसा था, घर का माहौल कैसा था कि उन्होंने ऐसी सोच वाला बेटा बनाया कि जो किताबों में ही अपनी जिंदगी बिता रहा है और बिता दी सारी। अक्सर जब इस किस्म का सवाल किया जाता है तो जवाब देने वाला ये जवाब देता है कि हमारे पेरेंट्स का, हमारे वालिदैन का असर है हम पर या हमारे टीचर्स का हम पर असर है। तो जहाँ तक पहला हिस्सा है, मैं ये नहीं कह सकता कि वालिदैन का असर है हमारे ऊपर, इसलिए कि हमारे पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे, हमारी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अपने इलाके में वो बहुत पढ़ी लिखी मानी जाती थी। अनपढ़ होते हुए भी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी वो पढ़ती थी उसे पढ़ने का शौक जरूर था। एक बार ऐसा हुआ कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें बहुत अच्छी और सस्ती हुआ करती थी। हमारी माँ ने मुझसे कहा कि भाई गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों पर टिक करके वही किताबें हम मंगवाएंगे। तो माँ का हुक्म था, हमने ऐसा टिक कर दिया। अब जब वो किताबें आई और उसका बिल था वो तकरीबन 100 रुपए के करीब था, पर 100 रुपए में सारी अलमारी भर गई। किताब की कीमत क्या, 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे। तो ऐसा लगता है हमारी माँ का कुछ असर होगा, क्योंकि उस टाइम में कोई राधे श्याम की रामायण या तुलसीकृत रामायण वो पढ़ती थी और अक्सर हमारे घर में तुलसीकृत रामायण का पाठ होता ही होता था। उसे एक शौक और था कि जो महोबा के 5 वीर हुए हैं, आला उदल वगैरह, उनको भी वो पढ़ती थी। और हो सकता है, मैं वसूख से भरोसे से नहीं कह सकता कि उसका असर है, लेकिन हो सकता है कि वो असर हो। असर अंदर तो है ना, हम माँ के अंश से निकले हैं, लेकिन ज्यादा असर जो है वो हमारे टीचर्स का। एक उस्ताद साहब थे
जिनका नाम था फिरोजुद्दीन फिरोज, अच्छे शायर। वो अपना सब्जेक्ट तो कम पढ़ाते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल का बांगे दरा ज़्यादा पढ़ाते थे। अब बांगे दरे का अर्थ क्या है हमें तो समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि जब कारवान चलते थे, एक जगह रुकते थे, फिर चलने का वक्त हो गया तो एक घंटी बजाई जाती थी कि भाई जो इधर लोग बिखरे हुए हैं वो आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि कारवां ने आगे चलना है। तो वो जो कारवां के आगे चलने के लिए घंटी बजती थी उसको बांगे दरा बोलते थे। तो उनका भी असर हमारे ऊपर है। हमारे टीचर मोस्टली मुसलमान थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, जहाँ तक शिक्षा देने का ताल्लुक है, उनमें ये मज़हब आड़े नहीं आता था। अब भी याद है गुलाम हुसैन साहब, अब भी याद है मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब जो हमारे हेड मास्टर होते थे, अब भी याद है निर्मल सिंह जी, अब भी याद है रामकिशन जी। जो उन्होंने दिया वो हमने ग्रहण किया, और जो ग्रहण किया वो सबके सामने है, वो किताबों की शक्ल में। एक बात मैं और बताऊं कि हम 4 दोस्त थे और हमारे स्कूल में वो मशहूर थे चंडाल चौकड़ी, और हमारी क्लास की पहली जो 4 पोजीशन थी वो हमारे बीच में ही होती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से कि शायद बात 7वीं क्लास की है, मैं बीमार था, बचपन में काफ़ी बीमार रहा हूँ, लेकिन बीमारी के बावजूद मैं पढ़ता था। दोस्त आते थे, वो बताते थे कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। तो जब इम्तिहान का रिज़ल्ट आया तो मैं फर्स्ट था, और मेरी उस कॉपी में या नोटबुक में जो कॉलेज स्कूल की तरफ से कॉपी मिलती थी उसमें लिखा हुआ था कि बीमार रहने के बावजूद क्लास में अव्वल रहा, शाबाश। ये टीचर की देन है। और दूसरी बात ये है कि वही चारों दोस्त पार्टीशन के बाद आपस में मिलते रहे हैं, एक दूसरे से अपने ख्यालात का आदान प्रदान कर। एक तो ऐसा दोस्त था जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी के तौर पे रिटायर हुआ, एक जो है बड़ा धनाढ़ रहा है और अरबोंपति हैं, लाहौर से बिछड़ने के बाद भी, और डेथ हो गई उनकी। कोई दोस्त अब बाकी नहीं रहा सिवाय मेरे। एक अलग है, वो फिरोजपुर में है, लक्ष्मी नारायण उनका नाम है। तो दोस्तों की जो देन है, टीचर्स की देन है, पेरेंट्स की देन है, वो संयुक्त रूप में शायद हमारे बीच में समाई हुई। बहुत बढ़िया। और एक बात और भी है कि हम टीचर्स के इतने नज़दीक, और टीचर्स हमारे इतने नज़दीक थे कि पार्टीशन के बाद हमारे यहाँ जलंधर में एक चैम्पियनशिप हुई थी हॉकी की, और उसमें हमारे हेड मास्टर साहब तशरीफ़ लाए थे। नाम उनका था मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब। हम रात को उनके अपने घर पर ले आए। उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रशीद, वो हमारी दुकान में किराएदार था, सब्ज़ी फरोश था। और कमाल की बात यह है कि मुश्ताक अहमद मुश्ताक कहते हैं कि बेटे जब से आप लोग आए हैं हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई। सब्ज़ी वाला कहता है कि भाई हम तो रोते हैं कि कहाँ चले गए वो दिन। तो ऐसे लोग थे जिनके साथ एक दिली प्यार था। जिस तरह से भी आपने सवाल किया उस तरह से जवाब देने की मैंने कोशिश की है कि ये संयुक्त रूप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ आती रही, और वो मेरे खुद में जमा होती रही। उसी का ये नतीजा है कि आज मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लिख लेते हैं। ये 13-14 साल आपने बोला मेरी उम्र थी जब आप लाहौर से यहाँ पे पंजाब आ गए। वो समा कैसा था जब वहाँ से यहाँ आया? देखिए, समय ऐसे था जैसे कहा जाता है कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। सही दोस्त वो है जो ज़रूरत के वक्त काम आए। हमने किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के नज़दीक आए, शायद कोई रहने को ठिकाना मिल जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखी जाएगी। रिश्तेदारों ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन एक रिश्तेदार ऐसा था जिन्होंने तमाम रिश्तेदारों को सीधा कर दिया, और हम एक मकान के ऊपर एक बरसाती थी जो सब तरफ से खोली थी सिवाय छत के, वहाँ पर हमने 1.5-2 महीने गुजारे हैं।
लेकिन हम ही जानते हैं हमने कैसे गुजारा। कर्फ्यू लगा होता था, खाने को कुछ मिलता नहीं था, जो भी मिल जाए वो ठीक है। तो हमने मुसीबतें देखी हैं, लेकिन कहना होगा कि गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, ज़िंदगी चारों तरफ से देख। एक सवाल मेरे और जहन में आ रहा है कि आप जब लाहौर में थे तो बचपन था, टीन एज में थे आप, 12-13-14 साल की उम्र में, जो आपकी मम्मा खाना बनाती थी, खाना जैसे अभी यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, बैंगन का भरता है, माँ की दाल है, तो वहाँ पे जब आपकी मदर खाना बनाती थी, वो जो बचपन के दिन अगर आप याद करने की कोशिश करें तो वो कैसी डिश होती थी, क्या क्या मतलब वहाँ पे क्या होता था उस घर में? देखिए, 2 घरों की बात बताऊंगा इस सिलसिले में कि हमारे घर में सुबह परोठे बनते थे। हाँ, वही यही पूछना चाहती थी। और हरी सब्जी बनती थी। जिस अब्दुल रशीद का नाम मैंने लिया है वो हमारी दुकान में किराएदार था, और यकीन रखिए कि हमने कभी उससे किराया नहीं लिया और उसने कभी फ्रूट और सब्जी के पैसे नहीं लिए। सब्जी बनती थी और चूल्हा जैसे जिसमें लकड़ी जलती थी वही होते थे, कोई स्टोव साफ नहीं होते थे। तो माँ या दादी हमारी वो अक्सर खाना बनाती थी, और शाम का वो जो वक्त था उसमें नरम फुलके बनते थे और दाल का इस्तेमाल होता था। जबकि हमारे पड़ोसी के यहाँ सुबह दाल होती थी, शाम को सब्जी बनती थी। तो हर घर का अपना अपना तरीका है। लेकिन जो जैसे पंजाबी में कहते हैं चूल्हे आगे बह के जो मज़ा आता है वो अब कुर्सियों पर बैठकर नहीं आता। हमारे बैठने के तरीके हैं, हम जैसे चौकड़ी मारकर बैठते हैं, खाना जल्दी हजम होता है। आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि पंगत बैठती थी। अभी गुरुद्वारों में देखिए आप, पंगत बैठती है, और पंगत के बाकायदा तौर पर असूल होते हैं। आजकल तो ये है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, आपने खा तो आप उठ गए, दूसरों का ख्याल नहीं कि खाना खा भी रहा है नहीं खा रहा। लेकिन पंगत दोष निकलते थे, जब तक कि सब खाना ना खा लें तब तक आप उठते नहीं थे, और अगर कोई उठता था तो उसको पंगत दोष बोलते थे। और हमारे खाने के तरीके ऐसे थे, बैठने के तरीके ऐसे थे कि खाना जो है वो जल्दी हजम होता था। और जब खाना परोसने वाले थे वो ज़बरदस्ती करते, एक फुल्का होर जी, एक पूरी होर जी, तो दूसरा कहता था ना भाई ये तो मेरे वालों लेना पैना, और वो खाता था, लेकिन हजम हो जाता था। क्योंकि मैंने इन खानों पर एक आर्टिकल भी किया है, तो उसमें हमारा जो तरीका था खाने का, पीने का और काम करने का, वो ये था कि दब के वाते रज के खा। अब हम रज के खाते हैं, दब के वाते नहीं, मेहनत नहीं करते। और अगर हम मेहनत नहीं करते तो हजम कैसे होगा? फिर हजम करने के लिए हमें गोलियां चाहिए, कैप्सूल चाहिए। अभी जो एक आर्टिकल भी मैंने किया और रेडियो पे टॉक भी दी थी कि पंजाब के दस्तरखान, उसमें तंज के तौर पर, सटायर के तौर पर एक बात कही थी कि आजकल मैं लोगों की थालियों में या उनकी प्लेट्स में कैप्सूल और टेबलेट्स देखता हूँ, क्या पंजाब के खानों में इनको भी शामिल कर लें? लोग खाते हैं, पचाते नहीं, पाचन शक्ति कम हो गई, और फिर कहते हैं कि पेट भारी है, पेट में गैस बनती है। अरे मेहनत नहीं करोगे तो फिर यही होगा। खाने के मुतल्लक आपने पूछा, वो मैंने बताया। थोड़ा सा खाने से फिर पीछे जा रही हूँ, वैसे तो आगे जाना चाहिए था इंटरव्यू में। जो आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती थी? नहीं, नहीं, हमारा स्कूल था सिर्फ बच्चे लड़कों के और लिए। लड़कियों का स्कूल होता था? लड़कियों का स्कूल अलग अलग था। क्योंकि और लड़कियों को पढ़ाने का एक टैबू था, नहीं पढ़ाते थे। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे घर से लड़कियों का स्कूल इतनी दूर था जितनी दूर वो दीवार नज़र आती है। मेरी 4 बुआएं थीं, उनको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि जहाँ उनकी उम्र 10-11 साल हुई माँ बाहर निकलना बंद। वो बिल्कुल नहीं पढ़ी, अनपढ़ थी। लेकिन
सब अपने अपने घर में खुद कफील थी, बड़ा अच्छा घर चला उनका। लेकिन पढ़ाना जो है लड़कियों का ख़ास तौर पर, वो कोई ज़रूरी नहीं समझा जाता था कि भाई इसने तो घरों में जाकर रोटी ही पकानी, इसने तो बर्तन ही मांजने, इसने तो कपड़े धोने, पढ़ा के लोगे क्या। ये एक ट्रेंड था, ये एक सोच थी, और जो सोच गलत थी। आज लड़कियां पढ़ी हुई हैं, लड़की दमखम रखती हैं, लड़की आगे आ रही हैं, और उसकी मिसाल आप खुद हैं। मैंने जब आप लाहौर से यहाँ पे आए होंगे तो आपके मन में तो चल रहा होगा कि आगे जाके लाहौर में कॉलेज में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़ेंगे, उधर पाकिस्तान में, पर पढ़ना पड़ गया भारत आके। ठीक है, तो आपके जहन में चल रहा था कि ये 10th करने के बाद मैंने किस कॉलेज में कहाँ पे जाना, मैंने शहर पढ़ने जाना या मैंने कैसे पढ़ने जाना, बट यहाँ फिर आगे की पढ़ाई कैसे मैनेज की जो आपने उस ऐसे है, हाँ अगर हम ये सोचें कि हमने कॉलेज में जाना है, ये ख्याल ही नहीं आता था। इसलिए कि हालात जो थे वो इजाज़त नहीं देते थे कि हम इस किस्म की बातें सोचें। सबसे पहले ख्याल था कि 2 टाइम की रोटी कैसे मिलेगी। मैं 8वीं पास करके 9th क्लास में लाहौर में दाखिल हुआ था कि पार्टीशन हो गई। जलंधर आए तो कोई व्यवस्था नहीं थी, स्कूल बंद, कहाँ जाएं। फिरोजपुर चले गए, वहाँ पर एक मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल था, वहाँ पर किसी तरह से दाखिला मिल गया। 3-4 महीने पढ़े होंगे तो 9th पास कर गए। उसके बाद हमारे पिताजी को एक ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार थे, एक आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो हम जलंधर आ गए। जलंधर में एनडी विक्टर स्कूल बहुत मशहूर है यहाँ, वहाँ एक बाकायदा तौर पर टेस्ट लिया गया, दाखिला मिल गया। और जब इम्तहान का रिज़ल्ट निकला, क्योंकि उन दिनों ये बोर्ड वगैरह नहीं होते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी मैट्रिक का इम्तहान होल्ड करती थी, तो खुशकिस्मती कहिए कि मेरी फर्स्ट क्लास आ गई, और उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलने लग गया। अगर वो स्टाइपेंड ना मिलता तो मैं कॉलेज का मुंह नहीं देखता, और अपनी फैमिली में से मैं पहला व्यक्ति हूँ, पहला आदमी हूँ जिसने कॉलेज का मुंह देखा। मेरे बाद तो सब बच्चे पढ़े हैं, कॉलेजों में गए हैं, अच्छी पोजीशन अख्तियार की है, और मेरा छोटा बेटा जो है वो तो यूनिवर्सिटी टॉपर भी है, यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर भी है। लेकिन मेरे से पहले कोई भी बच्चा हमारी फैमिली में किसी ने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। मैंने जैसे कहा कि अगर वो स्टाइपेंड ना मिलता तो मैं कॉलेज कभी नहीं जा सकता था, हालात के मुताबिक। बाद में तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पोजीशन हो गई है, हम अपने आप को करोड़ों से अच्छा समझते हैं, और भावना ये है मेरे बच्चों में भी कि हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं नहीं कहता कि किसी को दान दीजिए या 10 पैसे उसको दीजिए, 5 पैसे उसको दीजिए, नहीं। अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कीजिए जिसे आप एजुकेशन दे सकते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ताकि आइंदा जो ख्याल आपने दिया है उस ख्याल को लेकर वो आगे कुछ बच्चों को पढ़ा सके। ये हमारी भावना है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो अजीज़ान हैं, मेरे जो बच्चे हैं, वो मुझे बताए बगैर मदद करते हैं, और ये नहीं कहते पापा हमने ये किया। क्यों? क्योंकि कहते हैं दान जो है वो बताना नहीं चाहिए। कमाल की बात यह है कि मैंने दान पर आर्टिकल भी लिखा है, और कई किस्म के दान होते हैं, लेकिन उनमें से 16 किस्म के दान मैंने निकाले हैं। और आपको शायद हैरानगी हो कि मैंने सबसे उत्तम दान जो है वो रक्तदान को माना है, क्योंकि इमीडिएटली आपके खून देने से किसी की ज़िंदगी बचती है। तो इसलिए रक्तदान जो है वो सबसे महान दान है। अगर हम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपने उस ज़माने में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इतना आप में समझ कैसे थी कि मैंने पूरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली? ऐसा है, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में पंजाब में एक भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। बंगाल में 112 थे, और पूरे हिंदुस्तान में 257 पोस्ट ग्रेजुएट। ये फिगर्स हैं मेरे पास, रिकॉर्ड में हैं। उस वक्त एक होड़ लगी हुई थी कि हिंदुस्तान हमारा है, हमने हिंदुस्तान को बनाना, जज्बा था एक, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो जैसे एक भेड़ चाल थी, हमने भी साइंस ले ली, हालांकि साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ। चलिए कुछ
पास हो गए। बीए लेवल पे फिर साइंस ले ली, लेकिन कोई ख्याल नहीं था कि भाई हमने करना क्या है। चलो ग्रेजुएशन भी हो गई। फिर मैं चाह रहा था कि भाई साहित्य जो है वो मेरा एक शौक़ है, इस शौक़ को पालना चाहिए, इस शौक़ को बड़ा करना चाहिए। और हमारे टीचर जो डीएवी कॉलेज में थे उस वक्त, बहुत ही अच्छे टीचर थे। मोहन राकेश जो नामी राइटर रहे हैं वो मेरे टीचर थे। बीएन कक्कड़ साहब जो अंग्रेजी के थे वो मेरे टीचर थे। सीएल अरोड़ा जो महान विद्वान थे वो मेरे टीचर थे। एसपी मल्होत्रा मेरे टीचर थे। तो अच्छे अच्छे टीचर से हम पढ़े हैं, तो ख्याल हुआ कि चलिए हम भी टीचर बनेंगे। और टीचर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी थी। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे कंपटीशन देना है, मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। हालांकि मेरे कई स्टूडेंट्स जो आईएएस और आईपीएस हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो अपना व्यू पॉइंट था वो इसी तरफ था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे कुछ लेना है शिक्षा से, मुझे कुछ देना है अपने बच्चों को, ताकि वो अपने अगली जनरेशन्स को कुछ ना कुछ देते रहें। ये ख्याल था, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने का ख्याल है। मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी। एक टीचर थे महिंद्रा कॉलेज पटियाला में, न जाने उनको मेरे बारे में कुछ पता था या नहीं था। वो कहने लगे, काका तू हिस्ट्री चे एमए करनी है। मैं कहा जी मैं अंग्रेजी में करना चाहता हूँ। नहीं, मैं कहता अब टीचर कह रहा है तो वैसा कैसे हम मना कर दें। बुक्स दे दी, नोट्स दे दिए। चांस की बात है कि जो भी मेरे मार्क्स एमए पार्ट फर्स्ट में आए उसमें मेरी यूनिवर्सिटी पोजीशन थी। अब घर में पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो हमारे बच्चे भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारे पोते ने अभी सिनेमेटोग्राफी में डिग्री हासिल की है, सेकंड पोजीशन है अपनी उस इंस्टीट्यूशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी करना चाहता है। अब हमारी अंजना मैडम हैं, हमारी बेटी है, उसको तो पीएचडी की डिग्री भी मिल गई है। अगर वो उसको डिग्री मिल गई पीएचडी की तो हमारे बच्चे भी ले लेंगे। तो ऐसा है कि हालात के मुताबिक होता है। कई बच्चे हालात के मुताबिक नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये है कि हम एक हौसला था, हम एक इरादा था, और उस इरादे के कारण हम टीचर बन गए। और टीचर के लिए क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी थी, इसलिए हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। पहले शादी की कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की? बात तो नौकरी की है ना। अगर नौकरी ना हो और बीवी आप ले आए घर में तो उसको खिलाएंगे क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही शादी की। उस ज़माने में जल्दी जल्दी कर देते थे ना। ये पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कुछ देर से की क्योंकि गैप है एजुकेशन में, और उसके तकरीबन कुछ साल के बाद गवर्नमेंट सर्विस मैंने 5 साल की है। लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट था वो, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट में ही मैं एडिटर था। जो काम भी मैंने किया है उसको बाकायदा तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से रिकग्निशन मिली है। मोस्ट सॉलिड रिसर्च वर्क अच्छा है। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ये बात अलग है कि उस महकमे को छोड़ने के बाद टीचिंग नरवाना में मैंने ज्वाइन किया, और नरवाना कॉलेज को हमने बनाया अपने हाथों से। वहाँ पर हर व्यक्ति जो सर्विस में था, अगर मैं कहूँ कि हमारा प्रिंसिपल से लेकर पीएन तक था, और हमारा पीएन जो है पीएन से लेकर प्रिंसिपल तक था। आज भी वहाँ पर जो मोटो दिया हुआ है वो जेसी जोशी का दिया हुआ है। वहाँ पर कॉलेज की मैगजीन का टाइटल जो दिया हुआ है वो जेसी जोशी का दिया हुआ है। आज भी नरवाना से हमारे ताल्लुकात हैं। नरवाना से भिवानी चला गया, 15.5 साल वहाँ रहा, और उसके बाद एज प्रिंसिपल रोहतक चला गया। लेकिन टीचिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मेरे पास बहुत थे। हॉस्टल का वार्डन भी था। तो ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाई है, लेकिन जो भी चलाई है अपने टर्म से चलाई है, और हौसला किया है, जज्बा था हमारे में। जो हमें ठीक लगता था हमने वही किया, चाहे उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। क्योंकि जो
सख्ती से बोलता है, जो सच बोलता है, जो हकीकत के साथ रहता है, उसको तकलीफ़ात तो झेलनी पड़ती हैं और वो हमने झेली हैं। अभी हम लैंग्वेज की बात करते हैं। आपने लाहौर से यहाँ पे आके उर्दू को बहुत संभाल के रखा है और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सबके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। सारी लैंग्वेजेस में आपने सीखा और महारत हासिल की। ये जो इतनी सारी भाषाओं की, लिटरेचर की, लैंग्वेजेस की आपके अंदर जुगलबंदी रही है, उससे क्या आपने निकाला है? जो बिकॉज आपने कहते हैं ना कि एक भाषा आपको आती हो तो आपकी दुनिया एक अलग बन जाती है। तो आपको 4 भाषा तो बहुत ही अच्छी तरह आती है और भी आपने सीखी होंगी। तो जो इतनी भाषाओं की डेप्थ में जाके, उसकी इतनी डीप जाके कि आपने उसमें से ट्रांसलेशंस की, हर लैंग्वेज में किताब लिखी, तो आपके अंदर में क्या चल रहा है इतनी भाषाओं के साथ मिलके, क्या बन रहा है? ऐसा है कि मेरी एक गज़ल है इस बात पर, उसका एक शेर मैं आपको सुना सकता हूँ कि बात के मानी समझाए जो, बात के मानी समझाए जो उसे ज़बान कहते हैं। घर में बोली जाए जो उसे मादरी ज़बान कहते हैं। ज़बान की तशरीह क्या कीजिए, डेफिनेशन, परिभाषा। ज़बान की तशरीह क्या कीजिए, ये तो पुल की तरह होती है। नज़दीकी बढ़ाए जो उसे दिल की ज़बान कहते हैं। तो ऐसा है, कई लोग मेरे वाकिफ़ थे, हैं, चाहे वो रहे हैं ज़िंदगी में या नहीं रहे, 18 भाषाएं जानते थे। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैट्रिक लेवल पे मैंने संस्कृत भी की हुई है और यही नतीजा है कि मेरी एक किताब का तर्जुमा जो है संस्कृत भाषा में हुआ। मेरे एक मित्र ने किया है। चाहता तो मैं यूँ हूँ कि मैं सब ज़बानों का निचोड़ सीख लूँ। मैंने अगर भाषाएं सीखी हैं तो दुख सिर्फ इस बात का, तकलीफ़ इस बात की है कि ज़िंदगी इतनी छोटी क्यों है, मुझे और भाषाएं सीखनी थी। सो शेक्सपियर के आप बड़े नज़दीक गए हैं, मैंने देखा। आपने 154 जो उसकी सोनेट्स हैं, पोएम्स हैं, उनको आपने ट्रांसलेट किया है उर्दू में। उनके 4 प्लेस जो कि हम अपने स्कूल टाइम में जूलियस सीजर ये सारे पढ़ते थे, वो आपने ट्रांसलेट किए हैं। और आपके माइंड में क्या आया कि आपने शेक्सपियर के लिटरेचर को ही चुना और उसको पूरा करने के बाद कैसा महसूस हुआ? पटियाला में हमारे एक मित्र थे हिंदी के, वो कहते हैं कि भाई मैं हिंदी में शेक्सपियर की सोनेट्स को ट्रांसलेट करूँगा। मैं कहा भाई कि रोका किसने, करो, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो वो आइडिया जो था वो मेरे दिमाग में रैंकल कर रहा था, क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस इतना टाइम नहीं मिलता था। जब रिटायर होकर आया तो सबसे पहला काम मैंने सोनेट्स का ही किया और 154 सोनेट्स हैं। ये टोटल किताब मैंने 22 दिन में की थी। हर रोज़ सुबह से लेकर रात तक 7 सोनेट्स कर उठता। और हैरानगी की बात तो ये है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ज़ख़ीरा नहीं था किताबों का, कोई डिक्शनरी भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी किया, अब जब सेकंड रीराइट मैंने किया उर्दू में, तो मुझे अब ऐसा लगता था कि पहली दफ़ा जो किया था वो भी सही था और जो अब कर रहा हूँ वो भी सही है। तो सोनेट्स को लिखने का मतलब ये था। और जब सोनेट्स कर ली, उनको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उसकी राइटिंग जो थी वो यूनिवर्सल नेचर की थी। वो अपनी तजर्बात समझा रहा है और अगर उनकी सोनेट्स का इस्तेमाल आप हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालत है उसके ऊपर लागू करें तो वो ठीक उतरती है। और जब जूलियस सीजर की आपने बात की, जूलियस सीजर जब मैं कर रहा था तो अचानक इंट्रोडक्शन जो कर रहा था उसके फ़ौरन बाद एक शेर उर्दू में मेरे दिमाग में बिजली की तरह से कौंधा। और वो शेर जो है वो मैंने इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन सैफोर्ड को भी भेजा था। अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए। गहराई समंदर की मापने का ख्याल क्यों आया, गहराई समंदर की मापने का ख्याल क्यों आया,
उसकी एक बूंद ही काफ़ी थी तैरने के लिए। बहुत अच्छा। जिस व्यक्ति के हाथ में किताबें भेजा करता था, वो इंग्लैंड से आते हैं, अक्सर मिलते हैं, उनके हाथ भेजता हूँ। जब उनके साथ हमने हैमलेट भेजा तो उन्होंने उसको बिठा लिया, उसका इंटरव्यू किया, मेरे बारे में पूछा, उसने इंटरव्यू दिया, हालांकि वो अनपढ़ आदमी है। कहता मेरे वास्ते मुश्किल हो गई तो उसका इंटरव्यू किया। तो कहने का अर्थ ये है कि शेक्सपियर जो है उसकी राइटिंग्स में यूनिवर्सलिटी है, और जिस साहित्य में यूनिवर्सलिटी नहीं होती वो साहित्य नहीं होता। अब वो ये कहे अपने सोनेट्स में कि जो लायक व्यक्ति हैं वो तो धक्के खाते फिरते हैं, और जो नाअहल हैं जिनमें कोई एबिलिटी नहीं है वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये बात हिंदुस्तान में नहीं? बिल्कुल। और उसने बहुत पहले कह दी। तो बहुत सी बातें उसने कही हैं जिसके ऊपर असर था, उसका असर लिया है मैंने। और आपको हैरानगी होगी कि सोनेट्स जब मैंने की थी उसका इंट्रोडक्शन जो है वो 52 पेज का है। इसलिए क्योंकि मैंने हिस्ट्री ट्रेस की है उन सोनेट्स की कि इंग्लैंड में सोनेट्स कैसे आई हैं, ये सारी हिस्ट्री ट्रेस की। और ये ज़रूरी बात नहीं है कि सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर के मुताबिक 14 लाइनों की हो। कई सोनेट्स ऐसी हैं जो वर्ड्सवर्थ की हैं, मान लीजिए, वो 6-6 लाइनों की हैं। वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स लिखी हैं। मैं उसको भी करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि उम्र में नहीं कर सकूँगा इसलिए मैंने काम नहीं किया। उसके सिर्फ 5 सोनेट्स किए हैं। तो सोनेट्स का बैकग्राउंड जो आपने पूछा मैंने बता दिया। इतने सालों से किताबें पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लाइफ की स्टेज में, जो कि एक नया पड़ाव मानूंगी मैं तो इसको भी, कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ नहीं रहा मैं आजकल, क्योंकि जो पढ़ लिया उसको लिखना ज़रूरी है। कहना परफेक्ट राइटिंग मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप पढ़ते ही जाएंगे तो आप सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के। आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप अपने मुल्क को क्या दे रहे हैं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? पढ़ते रहो। पढ़ने में जो एक्सपीरियंस हमने लिया है, और ये ज़रूरी बात तो नहीं है कि सारी उम्र एक्सपीरियंस लेते ही रहो, देने का भी तो वक्त चाहिए। तो मैं पढ़ता कम हूँ, लिखता ज़्यादा हूँ, क्योंकि जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और जैसे मैंने आपको अपने डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया, पूरा कंट्रीब्यूशन है उस फौज का आपके हिंदुस्तान की आज़ादी के संबंध में। अगर वो फौजें ना उठती, अगर फौजों में बगावत ना होती, अगर फौज अपना योगदान ना देती, तो आपकी आज़ादी की डेट जो है वो जून 1948 थी। 10 महीने आज़ादी कैसे मिल गई आप? ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपका एक बड़ा लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है, तो अगर हम चंद लाइनों में पूछना चाहें कि आपकी ज़िंदगी जीने के उसूल क्या रहे हैं? तो असूल की यहाँ बात है, हर चीज़ जो है असूल के मुताबिक तो ठीक चलती है। अगर आप असूल के मुताबिक नहीं चले, आपका घर असूल के मुताबिक चलता है। आपके पिता जो हैं वो घर के सरबराह हैं, आपकी माता जो है वो घर का काम चलाती है, आप बेटी हैं उनकी, आप उनके व्यक्तित्व को जानती हैं, उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, बच्चों को आप शिक्षा दिलवाती हैं, और घर में हर काम जो है वो बटा हुआ है कि माँ रसोई करेगी, बाप कमाई करेगा और ये करेगा। जब हर बात घर में असूल से चलती है तो मुल्क असूल से क्यों नहीं चलती? आप असूल से क्यों नहीं चलते? अगर असूल से सब बातें चलती हों तो हर मुल्क जो है वो स्वर्ग जैसा हो जाए। लेकिन असूल जो है वो ज़िंदगी का असूल है। और जब बाहर हम बैठे थे तो एक बात आपसे कही थी कि समाज बना, जब समाज बना है तो किसी असूल के आधार पर बना है। एक ने कहा कि भाई हमें ये रोज़ मर्रा की जो कत्लो गारत है, ये खून खराबा है, ये ठीक नहीं है। आइए कोई समझौता करें। समझौता करने का मतलब क्या होता है कि आपने अपने कुछ राइट्स
या आपने अपना कुछ अधिकार जो है छोड़ा है और दूसरे का अधिकार जो है उसकी इज्जत की है। आपका अधिकार जो है वो दूसरे का भी अधिकार है और फर्ज ये बनता है कि आप दूसरे के अधिकार का और दूसरा आपके अधिकार की इज्जत करें। इससे समाज बनता है, असूल से समाज बनता है, असूल से मुल्क बनता है। तो इसलिए असूल जो है वो बहुत ज़रूरी है और मेरी ज़िंदगी के भी कुछ असूल हैं और ये असूल पर चलना आजकल के ज़माने के मुताबिक मुसीबतों को बुलाना है। और मान लीजिए अगर आप बात करें कुछ असूल की, बात करें आप अच्छे तरीके की, तो आपके ऊपर बाकायदा तौर पर स्पाइंग होती है। किसी व्यक्ति को मैं अपनी गज़ल सुना रहा था तो बीच में से एक आवाज़ आई कि दिस कन्वर्सेशन इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो बताइए, क्या आप खुश रह सकते हैं? क्या अपने असूल पे कायम रह सकते हैं? दो ही बातें हैं, अगर असूल पे रहेंगे तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। और आप पड़ोस में लंका को देख रहे हैं, और जब जनता उठेगी तो कोई भी ठेकेदार जो है वो रह नहीं पाएगा। तो असूल पर चलना जो है वो ज़रूरी है और हमारा एक ध्येय है, हिंदुस्तानी ध्येय है, वसुधैव कुटुम्बकम। सारा संसार जो है वो एक कुंभ के बराबर है। हम क्यों लड़ते हैं? मैंने बताया था कि लड़ना इंसान की फितरत है, अमन उसकी ज़रूरत है। अमन से रहो जो आपकी ज़रूरत है, लड़ने का क्या फ़ायदा? तो असूल के मुताबिक ज़िंदगियाँ चलती हैं, असूल के मुताबिक मुल्क चलते हैं, असूल के मुताबिक दुनिया भी चलनी चाहिए। मेरे कुछ असूल हैं, उन पे कायम हूँ, चाहे कितनी ही अपोजिशन हो, मैं कायम रहता हूँ। म्यूजिक सुनते हैं आप? म्यूज़िक सुनता हूँ और ज़माना था जब मैं गाता भी था। अब क्योंकि डेंचर लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि गाते गाते डेंचर निकल जाए। म्यूज़िक का शौक़ सबको होता है, बिल्कुल। पर मुझे तो बहुत गहरा रहा है और संगीत पर मैंने बाकायदा तौर पर रेडियो स्टेशन पे टॉक भी दी है और वो टॉक जो है पब्लिश भी हुई है, पटियाला नंबर में वो टॉक मेरी आई हुई है। तो संगीत का शौक़ है और यहाँ हरवल्लभ का जो होता है उत्सव, लगभग 15 साल तक मैं वहाँ जाता रहा। बड़े बड़े संगीतकारों को मैंने सुना है, उनसे जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है, लेकिन ये कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। और संगीत का एक मतलब है कि सुर ताल एक होने चाहिए और अपनी ज़िंदगी में सुर ताल एक रखता हूँ। किसको सुनते हैं? 2-4 जनों के नाम बताओ। मैं गुलाम अली को भी सुनता हूँ, मैं रविशंकर के सितार को भी सुनता हूँ, हबीबुल्लाह का तबला भी सुनता हूँ और इसके अलावा वीजी योग का वायलिन भी सुनता हूँ, हीराबाई बड़ौदकर को भी सुनता हूँ, गिरजाबाई बनारस वाली को भी सुनता हूँ और बेगम अख्तर को भी सुनता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपको। आपने किताबों का इतना अच्छा खजाना बनाया हुआ है अपने घर में, किताबों को इतनी रिस्पेक्ट दी है, उनको जगह दी है, उनको सजा के रखा है अपने घर में। आजकल जब हम किताब खरीदते हैं ना, तो 90% से भी ज़्यादा जो फैमिलीज हैं या बच्चे हैं, यूथ है, कमा भी रहा है, फिर भी उनको किताब एक एक्सपेंस लगता है कि ये खर्चा है कोई, है ना। और आपने देखो कि अपनी ज़िंदगी में एक पूरी लाइब्रेरी मेंटेन की है। जब आप किताब खरीदते थे, मतलब उस पे हम, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में कमाई करने के बाद हम अपने पैसों से किताबें खरीद रहे हैं, हम कोई मटीरियलिस्टिक और चीज़ें नहीं, हम कार नहीं खरीद रहे, हम दूसरी चीज़ें उनको छोड़ते हुए हम किताबों पे अपनी जो कमाई लगा के उसको खरीद रहे। तो वैसा करेज आप में कैसे आया कि हाँ मैंने अपने पैसों से किताबें खरीदनी, जो कि आज की जनरेशन में मिसिंग है। आज कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने 30,000 मेरी सैलरी है और 6,000 की मैंने किताबें खरीदनी है, जो कि आपने किया है। मेरा ख्याल ये था कि मुझे लिखना है और लिखने के लिए किताबों का पढ़ना भी ज़रूरी है। लाइब्रेरियों को भी पढ़ता हूँ
जाता हूँ या जाता था, और जिस लाइब्रेरी को मैंने विज़िट किया उस लाइब्रेरी की लिस्ट बना लेता था विद एक्सेशन नंबर। ख़ास तौर पर अब जलंधर में आया हूँ तो लिस्टें यहाँ जलंधर की लाइब्रेरी की बनाई, तो मेरा सिर्फ इतना काम होता है कि भाई आई वांट दिस बुक, इस किताब का एक्सेशन नंबर ये है, प्लीज़ भेज दीजिए, और वो किताब दूसरे दिन मेरे पास आ जाती है। 2 दिन किताब को रखता हूँ और सारी किताब को जेरॉक्स करवा लेता हूँ। आपने को दिखाया नहीं मैंने, कम से कम 95 किताबें ऐसी हैं जिसको मैंने जेरॉक्स करवा रखा है, क्योंकि उम्र के मुताबिक ज़्यादा निकलना नहीं पॉसिबल, और कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें ज़्यादा देर तक रखना अपने पास मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी का एक असूल है, और वो असूल ये है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी का इंचार्ज भी रहा हूँ, कि अगर एक किताब ज़्यादा देर तक आपके पास रहती है तो वो किताब जो है दूसरे स्कॉलर को नहीं मिल पाती। दूसरे स्कॉलर का आप जो हक है उस हक को मत छीनिए। आपने असूल की बात की, ये असूल की बात है। यही बात मैं लाइब्रेरी को समझाता हूँ। वैश्य कॉलेज भिवानी में था, तो जाते ही सबसे पहला काम मुझे ये मिला था कि लाइब्रेरी का सर्वे कीजिए। तो उन दिनों समर वेकेशन जो है वो 12 हफ्ते की होती थी। टोटल 12 हफ्ते जो है वो मैंने लाइब्रेरी को स्कैन करने में लगा दिया। उसकी 26 पेज की टाइप रिपोर्ट मैंने तैयार की, और उसकी एक एक किताब का मुझे पता है। तो सवाल ये है कि जब लाइब्रेरी के साथ हमारा ताल्लुक़ है, लाइब्रेरी में ज़िंदगी गुजरी है, तो किताब का शौक़ क्यों ना होगा। और अगर किताब का शौक़ होगा तो ख़रीदने में क्या दिक्कत है, जबकि पैसे आपके पास हैं। तो मैं हर किताब जो नई आती है, जिसका मेरी राइटिंग के साथ रेलेवेंस है, वो किताब जो है वो मैं ख़रीदता हूँ, चाहे कितनी कीमत क्यों ना हो। और जो मैं ख़रीद नहीं सकता उसको जेरॉक्स करवाता हूँ। अभी जलियांवाला बाग पे जो काम कर रहा हूँ, एक बार, क्योंकि जलियांवाला बाग के जो भी लोग हैं वो मेरे वाकफ़ हैं, उनको जब मैंने कहा कि मेरे पास ये किताबें हैं, कहती इतनी किताबें तो हमारे पास नहीं जितनी आपके पास है। तो काम करूँगा मैं, और किताबों को ख़रीदना जो है वो मेरी आदत में शुमार है, मेरे असूल में शुमार है। उधार लेकर किताब नहीं पढ़ता, और उधार लेता भी हूँ तो मेरा वापस कर। 2 चीज़ें होती हैं, एक कि मैं सोने जा रहा हूँ, और दूसरा कि नींद तुम मुझे आओ तो फिर मैं सोऊंगा। तो कैसे हो आप? ऐसा है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ और कंसंट्रेशन बनी हुई होती है तो मैं वक्त की तरफ नहीं देखता। ये जो डीएवी कॉलेज की जो किताब आपने देखी है, 328 पेज की किताब है, डबल कॉलम में। ये मैंने 2 महीने में लिखी है, और 15-15 घंटे की सीटिंग देता था, क्योंकि मुझे पता कि ये टाइम बाउंड है। ये बात अलग है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने किताब रिलीज़ नहीं की अब तक, हालांकि 2.25 साल हो गए किताब छपी हुई पड़ी है, लेकिन मैंने वक्त के मुताबिक ये किताब उनको जुलाई 2018 में दे दी थी कि ये किताब 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो कम से कम 2018 में ये किताब पब्लिश होनी चाहिए, ये किताब जो है रिलीज़ होनी चाहिए। तो वक्त जो है वो कोई मायने नहीं रखता अगर कंसंट्रेशन बनी हुई है तो। और अब भी जब कोई किताब कर रहा होता हूँ और कंसंट्रेशन बनी हुई है तो घड़ी पर नुक्ता नहीं है मेरा, घड़ी पर निशाना नहीं होता। अर्जुन की आँख जो है, अर्जुन का तीर जो है, निशाना जो है वो चिड़ी की आँख है, इससे होता नहीं। नींद का कोई मतलब नहीं, कभी 3 बजे भी सो रहे हैं, कभी 4 बजे भी सो रहे हैं, कभी सारी रात भी लग जाती है। अरे भाई, दिन रात अपने हैं, आराम करना है तो आराम कर लो। आराम जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं काम और आराम में एक बैलेंस रखता हूँ। अगर कहीं ज़्यादा एग्जर्शन हो गई है तो आराम ज़्यादा कर लो, क्योंकि आराम जो है ज़िंदगी की कुंजी होती है। आराम शब्द में राम भी छुपा होता। आराम शब्द में राम छुपा जो भव बंधन से खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही कोई होता है। अद्वैन खिंची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है, तो सच कहता हूँ स्वर्ग हाथ से 2 उंगल रह जाए। तो हम
जब नींद लेते हैं तो घोड़े बेच के सोते हैं, गहरी नींद लेते हैं, और जब काम करते हैं तो कंसंट्रेशन तो घोड़ा बन के काम करते हैं। आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे होंगे, जो सब ने आपको सुना है, आपकी पूरी इंटरव्यू सुनी है, तो उनके लिए आखिर में, लास्ट में आपका क्या मैसेज है? ब्रीफली कहूँ तो हिंदुस्तान को सामने रखकर कहूँगा, और अगर बड़े लेवल पर कहूँ तो दुनिया को सामने रखकर कहूँगा कि इंसान इंसान में फ़र्क नहीं होता। ये तफर्रकात, ये फ़र्क हमारे अपने बनाए हुए हैं। इन तफर्रकात को, इन फ़र्कों को घटाइए। खून का रंग लाल होता है और वो हर व्यक्ति का खून लाल ही है। इस लाली को, इस लालिमा को ऐसे ही रहने दीजिए। इंसान इंसान में कोई फ़र्क नहीं होता, और अगर वो फ़र्क डालता है तो वो इंसान नहीं होता। अपना मुल्क है, इस मुल्क को ताकत देने के लिए संयुक्त होइए। और आज के माहौल में हम इतना कहना चाहेंगे, सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी बानी। सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी बानी, हर सूबे का रहने वाला, हर मजहब का प्राणी। सब भेद और फर्क मिटाकर, सब गोद में तेरी आकर, गूंथे प्रेम की माला, जन गण मन अधिकांश जय हो, भारत भाग्य स्वभाव। ये हिंदुस्तान को सामने रखकर मैं कह रहा हूँ, और अगर दुनिया को सामने रखकर कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारा संसार जो है वो एक कुटुंब के बराबर है, और सबका खून लाल है। इसकी लालिमा को रहने दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आज तक की मेरी बेहतरीन इंटरव्यूज में से एक थी। ये थे हमारे साथ आज जगदीश चंद्र जोशी जी, जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आज हमने सुना, और उनके तजर्बे जो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी काम आने वाले तजर्बे हैं। इनका जज्बा जो इस उम्र में दिख रहा है, मुझे खुद बहुत एनर्जी मिल गई। मुझे लगता है कि मेरी खुद की एनर्जी बहुत कम है इनके सामने, और ऐसी इंटरव्यूज जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि सब में ही एक जोश पैदा होता है, जो कि इनका एक और नाम है। ये कई बार अपने आप को जोश नाम से भी लिखते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर टांगरा शो।